नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीछे से में स्वागत है। 71 बीपीएससी पीटी के लिए करंट अफेयर हम लोग कर रहे थे, उसी का अगला वीडियो होगा ये, जिसमें मैं अभी आपको जून का टॉप 100 करंट अफेयर करवा रहा हूँ। जितने मैंने करवाए हैं, आप एग्ज़ाम देकर के आएंगे तो खुद ही मुझे आप बोलोगे कि हाँ जो करवाया था उसमें सवाल आएंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर का करंट है ये और न्यूज़पेपर के करंट से सवाल आते हैं। भले ही मैं वन लाइनर करवाता हूँ, इसी फैक्ट को एनालिसिस के पॉइंट पर पूछ ले, आपसे स्टेटमेंट बना करके सवाल पूछ ले, लेकिन आएंगे इन्हीं सब टॉपिक से। ये मैंने करवा दिया था आपको। PGI 2.0 में सुलभता डोमेन में सबसे अधिक सुधार किस राज्य ने किया है? तो बिहार राज्य ने किया है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला शब्द है योग। शब्द का मूल क्या है? दरअसल में जून महीने में ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2015 ईस्वी से किया गया था। इस बार का थीम मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था आपको, वो भी एक बार करवा ही देता। इस बार का जो थीम था योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, इस बार का थीम था। ये मैंने करवाया भी था। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था इस बार। और प्रधानमंत्री जी ने कहाँ पर भाग लिया? तो वाइजैक में, अर्थात विशाखापत्तनम में योग किया प्रधानमंत्री जी ने। ये भी याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में। देखिए सवाल क्या है कि योग शब्द का मूल क्या है? यति, यम, योगा, युज। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर डी हो जाएगा। योग शब्द संस्कृत के युज शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एकजुट होना। एकजुट किसको करना होता है? तो आपके शरीर और अंतरात्मा मन को एकजुट करना ही योग होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 25 में बाल श्रम बचाओ में शीर्ष राज्य कौन सा रहा है? तो तेलंगाना रहा है। ये रिपोर्ट आया था, जिसके बदौलत मैंने पूरा पढ़ाया था आपको। इसका आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योग में काम करने से रोकता है? इसी बाल श्रम को लेकर के डिटेल रिपोर्ट आया था, जिससे मैंने ये भी पढ़ाया था बच्चों के संवैधानिक अधिकार क्या क्या है। तो बाल श्रम करने से रोकता है खतरनाक उद्योगों में। बाल श्रम अलाउ होता है कहाँ पर? जो खतरनाक उद्योग नहीं है, जैसे कि टीवी सीरियल जो आप देखते हैं उसमें तो भी तो बच्चे काम करते हैं, उसमें भी तो बच्चे काम करते 14 साल से कम उम्र के होते हैं। वो कैसे काम करते हैं? क्या वहाँ पर बाल श्रम का नहीं लगता है क्या? वो खतरनाक उद्योग नहीं है। और बच्चों के वर्किंग आवर वहाँ पर फिक्स होते हैं। उनके वर्किंग आवर के साथ उनके पढ़ाई लिखाई का ध्यान भी रखना पड़ेगा। इसके कारण से कुछ उद्योगों में बाल श्रम को बाल श्रम नहीं, बच्चों के काम करने की अनुमति दी गई है, लेकिन खतरनाक उद्योगों में काम करने की अनुमति नहीं दी गई। ये मैंने क्यों बताया आपको 4 लाइन? इसलिए बताया कि आपके एग्जाम में हो सकता है ये लिखा हुआ आ जाए कि बच्चों को किसी भी प्रकार के उद्योग में काम करने की अनुमति नहीं दी गई है, तो वहाँ पर आप इसको काट सकें, इसीलिए ये लाइन मैंने बोला है, वरना मैं आगे बढ़ सकता था। इसका आंसर हो जाएगा बी। आर्टिकल 24 इसका आंसर हो जाएगा। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योग में काम करने से इसी आर्टिकल के कारण से रोका जाता है। बाल श्रम की समस्या का प्रमुख कारण क्या है? सामाजिक जागरूकता की कमी, शिक्षा की कमी, आर्थिक निर्धनता, उपरोक्त सभी। इन तीनों कारणों को बताया गया है रिपोर्ट में, इन तीनों कारणों को बताया गया है। इसका आंसर डी हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। महाभियोग प्रक्रिया अगला टॉपिक है। महाभियोग प्रक्रिया के लिए भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होता है? अगर हाई कोर्ट के किसी जज पर महाभियोग की प्रक्रिया लागू करनी है तो कौन सा आर्टिकल काम करेगा? क्यों चर्चा में था? दिल्ली के एक न्यायाधीश महोदय थे जिनके घर से बोरा भर के पैसा मिला था। उसी के पश्चात से हाई कोर्ट के जजों पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया जो है ये चर्चा में आ गया था, जिसके कारण से मैंने पढ़ाया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 81 का। 81 का आंसर हो जाएगा आर्टिकल 218। आर्टिकल 218 में इसकी चर्चा की गई है। आर्टिकल 218 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है महाभियोग प्रस्ताव को पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों में कितने बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? बहुमत से एक सवाल अभी DSO के एग्जाम में पूछा गया है, जिसमें आंसर में शायद मैंने साधारण बहुमत बोल दिया था, वहाँ पर प्रभावी बहुमत होता है। प्रभावी बहुमत और साधारण बहुमत में बहुत माइनर अंतर होता है। देखिए दोनों में 50% प्लस 1 ही होता है, लेकिन साधारण बहुमत में सदन का 50% प्लस 1 होता है। जबकि अगर लोकसभा के जो स्पीकर महोदय थे उनको हटाने के लिए प्रभावी साधारण बहुमत होता है। प्रभावी में क्या हो जाता है? जो सदन में अभी मौजूद हैं उनके 50% प्लस 1 होता है। जितनी संख्या मौजूद है अनुपस्थिति वाले को हटा देते हैं, तो ये होता है। तो इसीलिए इस प्रकार के सवाल आपसे पूछा जा सकता है बहुमत वाले से। एक बार DSO को उस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा, उसमें शायद मैंने गलती से साधारण बहुमत बोल दिया था, एक बार देख लीजिएगा।
क्या है, दोनों सदनों में कितने बहुमत की आवश्यकता पड़ती है अगर हमें किसी महाभियोग लगाना है किसी हाई कोर्ट के जज वगैरह पर, तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए होता है, 2/3 का मेजोरिटी चाहिए होता है, 66% मतदान चाहिए होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज अवार्ड, अब इससे सवाल पूछा जा रहा है आपसे, विच कंट्री डिड नॉट रिसीव द ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपी अवार्ड फॉर ग्लोबल टोबैको कंट्रोल इन 2025। ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज अवार्ड फॉर ग्लोबल टोबैको कंट्रोल किस देश को नहीं मिला है, ये पूछा जा रहा है तंबाकू में कंट्रोल करने के लिए। भारत, जापान, मॉरिशस एंड यूक्रेन, इसमें से किस देश को तंबाकू कंट्रोल करने के लिए अवार्ड नहीं मिला है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जापान। इसका आंसर जापान हो जाएगा, जापान हो जाएगा। ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज अवार्ड भारत, मॉरिशस और यूक्रेन को मिला है, जापान को नहीं मिला है। इसका आंसर जापान हो जाएगा, बी हो जाएगा। भारत को ब्लूमबर्ग अवार्ड किस श्रेणी के लिए सम्मानित किया गया है? तो भारत को ब्लूमबर्ग अवार्ड श्रेणी ओ में सम्मानित किया गया है, ओ श्रेणी में दिया गया। इस श्रेणी का मतलब होता है कि इस देश ने, ओ श्रेणी का मतलब होता है कि इस देश ने लोगों को तंबाकू छोड़ने के लिए जागरूकता कार्यक्रम में बहुत शानदार काम किया है। इसका तात्पर्य यही होता है। दरअसल में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से इस कैंपेन को, इस अवार्ड को दिया जाता है। ये भी याद रखिएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत भारत ने क्या शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा तंबाकू छोड़ने की क्लिनिक्स, राष्ट्रीय किट लाइन, उपरोक्त सभी और जागरूकता अभियान, ये सब के सब शुरू किए गए हैं। अर्थात जागरूकता अभियान, तंबाकू छोड़ने के क्लिनिक्स और किट लाइन अर्थात जागरूकता, लोगों को प्रेरित करना, डराने वाले सिंबल्स बनाना और जो कैंसर से जुड़ी हुई बीमारियां हैं उसको प्रचारित करना। सिनेमा हॉल से लेकर के सभी जगहों पर, मूवी में कोई सीन अगर दिखा रहा है जिसमें सिगरेट पी रहा है कोई आदमी या कोई आदमी अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, तो उसके नीचे लिखा हुआ आता ही आता है, नहीं तो मूवी चल नहीं पाएगा कि ये जो है ये सेवन खतरनाक होता है हमारे लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ये डी, सभी के सभी चलाए गए हैं, सभी के सभी। नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के तहत भारत ने राष्ट्रीय क्रिस्ट लाइन, तंबाकू छोड़ने के लिए क्लिनिक्स और जागरूकता अभियान सभी तरह के प्लेटफॉर्म पर चलाए हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, सभी के सभी किए हैं इनमें से। घरेलू आय सर्वेक्षण, हाउस होल्डिंग इनकम सर्वे किया गया था, उसी पर आधारित अब सवाल होंगे आपके। सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा घरेलू आय सर्वेक्षण कब शुरू होगा? कब शुरू होगा? अभी किया नहीं गया, अगले साल होगा। और यह माना जा रहा है कि सबसे बड़ा सर्वेक्षण होगा भारत का इकोनॉमिक रूप से, इकोनॉमिक सर्वे सबसे बड़ा सर्वेक्षण होगा जिसमें लोगों किसकी कितनी आय हो रही, किस रीजन में आय ज़्यादा है, किस लिंगानुपात के लोगों की आय ज़्यादा है, किस उम्र वर्ग में कैसी आय है, इन सभी चीज़ों का किया जाएगा। और इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया है ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा घरेलू आय सर्वेक्षण 2026 में शुरू किया जाएगा, इसका बॉम्बे आंसर हो जाएगा। घरेलू आय सर्वेक्षण के विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष कौन है? तो सुरजीत भल्ला जी हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा। सुरजीत भल्ला जी हैं, घरेलू आय सर्वेक्षण के विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष सुरजीत भल्ला को बनाया गया है, इसका आंसर सी हो जाएगा। बिहार ई वोटिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। इसका तकनीकी आधार क्या, किस किस प्रकार का तकनीक का इसमें उपयोग किया जाएगा? तो फेस रिकॉग्निशन, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और ब्लॉकचेन सुरक्षा। ब्लॉकचेन तकनीक अर्थात इसमें कोई सेंधमारी ना कर सके, इलेक्ट्रॉनिक रूप से पहली बार ई वोटिंग प्रणाली शुरू हो रहा है देश में, कहीं पर तो बिहार में ही होगा। इसका जो उपयोग होगा वो एप्लीकेशन के माध्यम से किया जा सकेगा। अब एप्लीकेशन के माध्यम से अगर वोटिंग होगी उसमें सेंधमारी की गुंजाइश हो सकती है, उसको गलत प्रोसेस अपना करके उसको बिगाड़ा भी जा सकता है। इस प्रकार की चीज़ों से बचने के लिए कि उसमें कोई हैकिंग ना हो, कोई डुप्लीकेट वोट ना हो, इसको रोकने के लिए बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, फेस रिकॉग्निशन एंड ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इसका आंसर ACD हो जाएगा, ACD इसका आंसर हो जाएगा। ACD मतलब कि सारे के सारे ही इसका आंसर हो जाएगा। बिहार में ई वोटिंग प्रणाली किसके द्वारा विकसित की गई है? तो सीडेक नामक कंपनी है जो इस प्रणाली को विकसित कर रही है। सीडेक नामक कंपनी है जो इसको विकसित कर रही है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन
कि किस सम्मेलन का उल्लेख बाल श्रम उन्मूलन के लिए किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के किस सम्मेलन का उल्लेख बाल श्रम उन्मूलन के लिए किया गया है। इस प्रकार के सवाल यूपीएससी प्रीलिम एग्जाम में भी आपको दिखेंगे, जहां पर इस प्रकार के पूछ लिए जाते हैं। यूएन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के जो सम्मेलन होते हैं उनके क्लॉज वगैरह कई बार पूछे जाते हैं। सम्मेलन 87, सम्मेलन 182, सम्मेलन 100, इसी का रिपोर्ट आया था बाल श्रम को लेकर के, जो मैंने पढ़ाया था आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्थात सम्मेलन 182। 182 जो है इसका आईएलओ का सम्मेलन 182 बाल श्रम के सबसे खराब रूपों के उन्मूलन के लिए है। इसी सम्मेलन का उपयोग किया जाता है बाल श्रम का उन्मूलन करने के लिए। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला एससीओ से जुड़ा हुआ सवाल है। एससीओ बैठक में भाग लेने के राजनाथ सिंह जी गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी कब एससीओ बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली से उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं? किया था उन्होंने। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 जून, 26 जून, 24 जून, 25 जून। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 24 जून 2025 को उन्होंने यात्रा की थी। इसका आंसर सी हो जाएगा। एससीओ की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 15 जून 2001 ईस्वी को संघाई में इसका स्थापना हुआ था। संघाई में इसका स्थापना हुआ था। सितंबर महीने में, सितंबर के शुरुआत में, अगस्त के एंड में प्रधानमंत्री जी जा सकते हैं एससीओ समिट के लिए चीन की यात्रा पर। इसका आंसर बी हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। एससीओ के वर्तमान में कितने मेंबर हैं आप मुझे अगर बताएंगे तो सही रहेगा। अगला सवाल देखिए क्या है, वही सवाल है। एससीओ के वर्तमान में कितने पूर्ण सदस्य देश हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान में 10 पूर्ण सदस्य देश हैं, जिसमें कौन कौन है? तो इंडिया, चाइना, रूस रिसेंटली ऐड हुए हैं। जो उनमें से कौन कौन है? तो भारत और पाकिस्तान रिसेंटली ऐड हुए हैं। इसके अलावा चीन है, रूस है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। उसके अलावा बेलारूस और ईरान भी शामिल हुआ है। ईरान, बेलारूस हाल ही में शामिल हुए हैं। मंगोलिया एक ऐसा देश है जो ऑब्जर्वर कंट्री के तौर पर एससीओ का मेंबर है। एससीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? ताशकंद, बीजिंग, मॉस्को, नई दिल्ली। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बीजिंग में इसका मुख्यालय है। और एससीओ के रैट्स संगठन जो है, जो एंटी टेरर संगठन है, उसका मुख्यालय ताशकंद में है। एससीओ के आधिकारिक 2 भाषाएं हैं, एक है रूसी भाषा और एक है मंडारिन भाषा, जो किसका है? तो जो चीन की भाषा है। इसके आधिकारिक रूप से ऑफिशियल 2 लैंग्वेज हैं, एक है रूसी और एक है चीनी भाषा। तो ये भी याद रखिएगा, इसका सवाल पूछा जा सकता है आपसे। एससीओ का सर्वोच्च निर्णय लेने वाली निकाय कौन सी है? रक्षा मंत्रियों की बैठक, विदेश मंत्रियों की परिषद, राज्य प्रमुखों की परिषद या सचिवालय? तो काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स जो होते हैं, काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट अर्थात सभी देश के प्रमुख, जैसे कि भारत में अध्यक्षीय प्रणाली है तो प्रधानमंत्री हमारे प्रमुख हैं। रूस में प्रेसिडेंटल सिस्टम है तो राष्ट्रपति वहाँ के प्रमुख हैं। पाकिस्तान में संसदीय हमारे जैसी प्रणाली है तो वहाँ पर प्रधानमंत्री प्रमुख हैं। तो जो राष्ट्राध्यक्षों का प्रमुख होता है उनकी जो काउंसिल है, ये एससीओ में सर्वोच्च निर्णय लेने वाली निकाय है, जिसकी बैठक साल में 1 बार होती है। इस बार चीन में इसकी बैठक संभावित है, अगले महीने में होगी इसकी बैठक। एससीओ का क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना रैट्स कहाँ पर स्थित है? मॉस्को, संघाई, ताशकंद और बीजिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ताशकंद। ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। इसका आंसर सी हो जाएगा। कॉप सम्मेलन, COP 29 सम्मेलन का आयोजन कब आयोजित हुआ था? तो इसका आयोजन जो है बाकू में 2024 में हुआ है। COP 29 2024 बाकू में आयोजित हुआ है। अजरबैजान में आयोजित हुआ है। बाकू जो है कैस्पियन सागर के तट पर स्थित एकमात्र राजधानी है, ये भी याद रखिएगा। अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। पेट्रोलियम के लिए यह जाना जाता है, पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। तेल के लिए, पेट्रोलियम के लिए बाकू को जाना जाता है। कई बार पूछा जाता है कि ये जो जगह है किस चीज़ के लिए जाना जाता है? तो ये बाकू जो है पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है। अगला सवाल है, COP 29 विकसित देशों ने 2035 तक हर साल कितने अरब डॉलर जुटाने का वादा किया है? ये सवाल आपसे प्रीलिम एग्जाम इस बार पूछ सकता है, क्योंकि COP का सबसे इम्पोर्टेंट पहलू था इस बार का। COP 29 में विकसित देशों ने 2035 तक हर साल कितने अरब डॉलर जुटाने का वादा किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार COP को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा USD 300 बिलियन। 2035 तक प्रतिवर्ष USD 300 बिलियन विकसित देशों के द्वारा जुटाया जाएगा विकासशील देशों की मदद के लिए और पर्यावरण से जुड़ी हुई चुनौतियों से लड़ने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा 300 बिलियन डॉलर। 300 बिलियन डॉलर, इसको याद रखिएगा, ये आंकड़ा पूछा जा सकता है। भारत ने COP 29 में
किस राशि की मांग की थी? भारत ने बोला था 1.3 ट्रिलियन डॉलर देने के लिए विकासशील देशों को विकसित देशों के द्वारा। भारत ने इतना का मांग किया था, लेकिन 300 बिलियन यूएसडी पर ये लोग माने हैं। इसको भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, 2009 के कोपेनहेगन समझौते में विकसित देशों ने कितने अरब डॉलर जुटाने का वादा किया था? 2009 के सम्मेलन में विकसित देशों ने बोला था कि हम जुटाएंगे। ये कितने का वादा किया था इन्होंने? तो यूएसडी 100 बिलियन डॉलर का वादा किया गया था। कोपेनहेगन कब हुआ था ये भी याद रखिएगा, 2009 में आयोजित हुआ था। 2009 में आयोजित हुआ था। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है साहित्य अकादमी से। 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। इसका आंसर तो आप सभी को निकालना चाहिए कि साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी। साहित्य अकादमी अवार्ड की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1947, 12 मार्च 1954, 26 जनवरी 1950 या 12 मार्च 1950। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 101 का आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1954 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। 1954 12/3/1954 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी याद रखिएगा। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 में मैथिली भाषा के लिए किसे पुरस्कृत किया गया है? 4 यहाँ पर ऑप्शन हैं। सुशील शुक्ला, अद्वैत कोत्तारी, नेहा झा मनी, पार्वती तिकरी। ये 4 ऑप्शंस हैं। किसको मैथिली भाषा के लिए पुरस्कृत किया गया? युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 में मैथिली भाषा के लिए किसको? तो नेहा झा मनी को सम्मानित किया गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 में हिंदी के लिए किसे पुरस्कृत किया गया है? हिंदी भाषा के लिए गजनफर इकबाल, नितिन कुशलापा, सुशील शुक्ल और मुन्नी कामत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 103 का आंसर हो जाएगा। सुशील शुक्ल को सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 में हिंदी के लिए सुशील शुक्ल को पुरस्कृत किया गया है। ये भी याद रखिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? 1 लाख रुपए तक प्रदान किया जाता है। 1 लाख रुपए तक दिया जाता है। 1 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। अगला है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका सहयोग, ये चर्चा में था, मैंने पढ़ाया भी था पनडुब्बी को लेकर के। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में एक छोटा सा समझौता साइन हुआ था। तो भारत और दक्षिण अफ्रीका ने पनडुब्बी सहयोग पर समझौते कब किए हैं? किस तिथि को साइन किया है? पहला तारीख वही है। पहला क्वेश्चन क्यों है भाई? क्योंकि तारीख तिथि से संबंधित बीपीएससी को पता नहीं क्या है, हर साल एक आध सवाल डेट से संबंधित पूछता है। कभी पूछ लेता है भाई CAA किस तिथि से लागू हुआ, कहीं पूछ नीतीश कुमार ने किस तिथि को कहाँ पर कौन सी योजना का उद्घाटन किया। इसलिए इसको पढ़ के जाइएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 24 जून 2025 ईस्वी को पनडुब्बी सहयोग पर समझौता किया गया भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में। ये भी पूछ सकता है भारत और किस अफ्रीकी देश के बीच में हाल ही में पनडुब्बी सहयोग को लेकर के समझौता साइन किया गया है? तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में साइन किया गया है। भारत के रक्षा सचिव कौन है जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के साथ JDC बैठक में नेतृत्व किया? इन्होंने तो ये राजेश कुमार सिंह हैं, भारत के रक्षा सचिव, जो इस बैठक में नेतृत्व कर रहे थे भारत का। इंडियन डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह इनका नाम है। ये भी याद रखिएगा। एक्जियोम 4 मिशन से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं। ये जिस दिन मैंने डिस्कस किया था उस दिन मैंने एक्जियोम 4 मिशन के जितने मेंबर किस किस देश से गए हैं ये भी मैंने बताया था डिटेल में। एक्जियोम 4 मिशन का आयोजन किसके सहयोग से किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नासा और एक्जियोम स्पेस, इन दोनों के सहयोग से किया गया है। इन दोनों के सहयोग से हुआ है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 20 का आंसर हो जाएगा। एक्जियोम 4 मिशन के अंतरिक्ष यान का नाम क्या था? तो क्रू ड्रैगन नाम था। SpaceX का था, या SpaceX का इसका नाम था क्रू ड्रैगन। क्या नाम था? क्रू ड्रैगन नाम था, जिसके मदद से वो लोग गए थे स्पेस में। एक्जियोम मिशन की अवधि कितने दिनों की थी? इसका अवधि था 14 दिनों का। 14 दिनों का अवधि थी। 20 का आंसर हो जाएगा। एक्जियोम 4 मिशन का प्रक्षेपण किस तिथि को हुआ था? तो 25 जून 2025 ईस्वी को इसका प्रक्षेपण हुआ था। 25 जून 2025 ईस्वी को। राकेश शर्मा और सोयूज T-11 मिशन, अब इससे जुड़े हुए सवाल हैं। राकेश शर्मा कब अंतरिक्ष में गए थे? क्योंकि भारत की तरफ से जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री यही थे जो उस समय के USSR के सहयोग से अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे। तो राकेश शर्मा कब अंतरिक्ष में गए थे? तो 1984 ईस्वी में अंतरिक्ष यात्रा की थी उन्होंने। सोयूज कहा जाता है इसको। T-11 मिशन
के तहत अंतरिक्ष में गए थे, इस मिशन का भी नाम याद रखिएगा। ये पूछ लेगा क्या पता कि राकेश शर्मा जी किस मिशन के तहत अंतरिक्ष की यात्रा पर गए थे सबसे पहले भारतीय, तो सोयूज T11 इसका नाम है, ये भी याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। अगले सवाल पर चलते हैं। सोयूज T11 मिशन में राकेश शर्मा के साथ कौन कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा यूरी मालिसेव और गेनादी एस्ट्राकोलोव, इन दोनों का नाम भी याद रखिएगा। ये क्या पता पूछ ले आपसे, इसका आंसर सी हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। राकेश शर्मा को सोवियत संघ के द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया था? तो हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन का अवार्ड से उनको नवाजा गया था। हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन ऑनर किया गया था उनको, राकेश शर्मा जी को, ये भी याद रखिएगा। ये जो सोयूज T11 मिशन की अवधि कितनी थी? तो 114 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 7 दिन 21 घंटे 40 मिनट की यह अवधि थी, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि बिहार का नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, बिहार में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा सकता है। कहाँ पर किया जा सकता है? अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताइएगा। इसकी घोषणा किसने की? बिहार के पहले नाभिकीय संयंत्र की घोषणा किसने की? राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर साहब, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। तो इसका आंसर हो जाएगा मनोहर लाल खट्टर साहब, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने बोला था कि एसी का तापमान 24 डिग्री सी पर रखेंगे हम, वही वाले मंत्री साहब, दिन को याद रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। बिहार के नाभिकीय संयंत्र का प्रकार क्या है? तापीय रिएक्टर, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर, हेवी वाटर रिएक्टर या लार्ज रिएक्टर? कौन से प्रकार का रिएक्टर बिहार में लगाया जाएगा? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, इसके बारे में मैंने इतना डिटेल में पढ़ाया है कि बच्चे अब मेंस तक का लिख सकते हैं, अगर उन्होंने देखा होगा वो तो। मेंस आंसर राइटिंग में तो मैं ये लिखवाऊंगा भी, अभी पीटी दीजिए, उसके पश्चात से सारा लिखवाऊंगा मैं आंसर राइटिंग वाले में। तो एसएमआर प्रकार का रिएक्टर लगाया जाएगा, अर्थात छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर लगाए जाएंगे। क्यों इसको एसएमआर कहा जाता है? स्मॉल का मतलब कितना स्मॉल, घर में रख सकते हैं क्या? नहीं, इसकी जो एसएमआर का एक इकाई होगा, एक यूनिट जो होगा, एक जो बिजली पैदा करने वाला परमाणु भट्टी होगा ना, है ना, उससे 300 मेगावाट तक की बिजली का उत्पादन हो पाएगा। तो छोटा हुआ ये 300 मेगावाट। तो अब ये छोटा एसएमआर प्रकार का है, तो इसको हम जगह जगह पर देश में आसानी से तुलनात्मक रूप से कम खर्चे में लगा सकेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। बिहार के नाभिकीय संयंत्र की अनुमानित लागत कितनी? 300 मेगावाट होता है, 300 मेगावाट से छोटे को एसएमआर कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। बिहार के नाभिकीय संयंत्र की अनुमानित लागत कितनी है? तो इसकी लागत जो है 20,000 करोड़ अभी बताया जा रहा है, ये भी याद रख सकते हैं आप। ब्रिक्स और नाटो जुड़े हुए सवाल थे। हाँ, 2024 में ब्रिक्स में शामिल हुए नए देश कौन कौन से हैं? तो वो है मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई शामिल हुए हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, नाटो की स्थापना 1960, 1949 और 1945, 1950। तो इसका आंसर हो जाएगा 1949, इसी में स्थापित हुआ था नाटो, 1949 में, ये भी याद रखिएगा। इसमें सवाल मैंने करवा दिए जून का सारा करंट अफेयर मैंने करवा दिया है आपको। जितने करंट अफेयर इम्पॉर्टेंट थे जून के, एक एक मैंने आपको करवा दिया है। अब जुलाई का होगा, जुलाई के भी 2 से 3 वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे। आपकी एग्जामिनेशन से 1 महीना पहले तक मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सारा करंट आपको करवा दूँ। अगस्त का रह जाएगा, अगस्त में 20 तारीख तक आपको पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। हालांकि 20 तारीख भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अपने हाथ में क्यों रिस्क लेना भाई, अपने हाथ में जो है वो क्यों नहीं कर सकते हैं। देखिए, न्यूज़पेपर डिस्कशन को आप अगस्त में देखिएगा सीरियसली, जो आपके लिए सबसे सही रहेगा। बच्चे यही तो गलत करते हैं, एग्ज़ाम से ठीक पहले जब उनको सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों को देखना चाहिए उसको छोड़ करके और हवाई चीज़ों पर उड़ने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। 20 तारीख तक कम से कम न्यूज़पेपर डिस्कशन को इतने अच्छे से देखिए कि आपको किसी और मैगजीन पर निर्भर ना होना पड़े। हो गया आपका 20 तारीख तक का करंट तैयार। चलो 20 तक मत देखो, 10 तक ही पढ़ लो, लेकिन पढ़ोगे तो आप ना डेली से। कौन सा ऐसा मैगजीन होगा 10 अगस्त तक का करंट अफेयर आपको दे देगा, फिर आप भटकोगे उसके लिए। तो इसलिए सही होता है कुछ चीज़ों को फॉलो करना, पढ़िएगा उसको। और रिसेंट के मंथ से सबसे ज़्यादा करंट पूछे जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा करंट आएंगे ना आपके, वो लास्ट के 6 मंथ से आएंगे, यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इनसे सबसे ज़्यादा करंट अफेयर आएंगे आपके। एग्जामिनेशन देकर आएंगे तब तो पता चल ही जाएगा। चलिए, धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।